नमस्कार। चार्ल्स लैम का निबंध ड्रीम चिल्ड्रन मैं डिटेल में पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ और आज हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन की। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में अक्सर इस निबंध की क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में, तो हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखते हैं। तो इस बुक में सीधा हेडिंग डाला है इन्होंने अ पोइटिक ऐसे, और मैं आपको बताती हूँ कि आप जब आंसर शुरू करें, कोई भी आंसर सही लॉन्ग आंसर टाइप, तो आप शुरुआत में कुछ इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस ज़रूर लिखें। तो हालांकि इन्होंने भी यहाँ जो स्टार्टिंग के सेंटेंसेस हैं वो इंट्रोडक्टरी ही हैं, लेकिन सीधा हेडिंग डाल दिया है। तो ऊपर तो आपको हेडिंग डालना है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी, ये हेडिंग तो आपको बिल्कुल ऊपर डालना है जहाँ आप आंसर लिखेंगे जिस पेज पर। लेकिन उसके बाद आप कुछ इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस लिखेंगे उस चैप्टर के बारे में और फिर हेडिंग डालेंगे। तो ये हेडिंग है अ पोएटिक एसे, ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी इज़ अ मोस्ट इमेजिनेटिव एंड पोइटिक एसे। तो ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी एक मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा इमेजिनेटिव, कल्पनाओं से भरा हुआ, एंड पोइटिक और काव्यात्मक निबंध है, एवर रिटन जो कभी लिखा गया है, बाय एनी इंग्लिश एसेइस्ट किसी भी अंग्रेजी के निबंधकार के द्वारा। दो यद्यपि इट इज़ इन प्रोज, ये प्रोज में है, गद्य में लिखा गया है, येट फिर भी इट इज़ ऑल पोइट्री, ये पूरा निबंध ऐसा लगता है जैसे कि पोइट्री हो, एज जैसा कि इट इज़ बबलिंग, ये भरा हुआ है, विद इमोशंस भावनाओं से, सिंपैथीज संवेदनाओं से, एंड पैथोस और करुणा से, दया से। इट इज़ ये है द बेस्ट सबसे अच्छा, स्पेसिमेन नमूना, ऑफ पोइटिक प्रोज काव्यात्मक गद्य का। तो पोइटिक प्रोज पर आपसे अगर कभी कुछ पूछा जाए, जनरली भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पोइटिक प्रोज, तो आप इस चैप्टर के बारे में बताकर लिख सकते हैं कि पोइटिक प्रोज ऐसी होती है। तो स्पेसिमेन ऑफ पोइटिक प्रोज इनिशिएटेड जो कि शुरू किया गया बाय द रोमांटिक प्रोज राइटर्स, यानी रोमांटिक एज के 19th सेंचुरी के जो गद्य लेखक थे उनके द्वारा। द इमेजिनेटिव कल्पना से भरा हुआ, ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, ट्रीटमेंट माने प्रतिपादन, ऑफ द सब्जेक्ट विषय का, मेक्स बनाता है, द एसे इस निबंध को, इंटेंसली गहराई से, टचिंग मार्मिक एंड हार्ट मूविंग और दिल को हिला देने वाला, द पार्टिंग यानी अंतिम वर्ड्स शब्द, ऑफ द मोर्नफुल चिल्ड्रन, मोर्नफुल रोते हुए चिल्ड्रन बच्चों के, ब्रेक तोड़ देते हैं, द हार्ट हृदय को, ऑफ द ड्रीमी ऑथर सपना देखते हुए लेखक के। और वो शब्द क्या हैं उन बच्चों के? वी आर नॉट ऑफ एलिस, हम एलिस के बच्चे नहीं हैं, नॉर ऑफ दी ना ही तुम्हारे बच्चे हैं, नॉर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल और ना ही हम बच्चे हैं। आपने मेरे साथ पढ़ा था ये निबंध, उसमें थे ये शब्द अंत में। द चिल्ड्रन ऑफ एलिस, एलिस के जो बच्चे हैं, कॉल बार्ट्रम फादर, वो बार्ट्रम को पापा बोलते हैं। तो ये एलिस यानी कि ये प्रेमिका है लेखक की और जिसकी शादी बार्ट्रम से हुई है, तो एलिस के जो बच्चे हैं वो बार्ट्रम के बच्चे हैं, ना कि इलिया के बच्चे। वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं हैं, लेस देन नथिंग, कुछ भी नहीं से भी कम, एंड ड्रीम्स और हम सपने हैं, वी आर हम हैं, ओनली केवल, वॉट माइट हैव बीन जो हो सकते थे। यानी अगर एलिस की शादी इलिया से होती तो हम, मतलब एलिस की शादी अगर तुमसे होती लेखक से, तो हम तुम्हारे बच्चे हो सकते थे, तो वॉट माइट हैव बीन जो हो सकते थे, एंड मस्ट वेट और हमें इंतज़ार करना होगा, अपॉन द टीडियस शोर्स, SHORES होना चाहिए, शेयर्स नहीं शोर्स। टीडियस मीन्स उबाने वाले, मतलब परेशान करने वाले, और शोर्स माने किनारे, ऑफ लीथे, लीथे नदी है जहाँ पर आत्माएं जाती हैं
और उसमें डुबकी जैसे ही लगाती हैं मरने वालों की आत्माएं तो इस जन्म का सब कुछ भूल जाती हैं। हमारे यहाँ यही नदी वैतरणी कहलाती है। वैतरणी नदी में जब हमारी आत्माएं जाती हैं मरने के बाद तो वैतरणी नदी हमको पार करनी होती है, तो उस नदी को पार करते करते हम इस जन्म का सब कुछ भूल जाते हैं। तो टीडियस शोर्स ऑफ लीथे, हमें इंतज़ार करना होगा लीथे नदी के किनारों पर, यानी टीडियस उबाऊ किनारों पर, मिलियंस ऑफ एजेस, लाखों सालों तक, लाखों युगों तक, बिफोर, इससे पहले कि वी हैव एग्जिस्टेंस, हमको अस्तित्व मिले, हमको पुनः जन्म मिले, एंड अ नेम, और एक नाम मिले। तो ये अंतिम शब्द हैं बच्चों के। तो देखिए कितनी अच्छी प्रोज में ये लिखे हुए हैं, कितनी खूबसूरत भाषा है। तो ये पोइटिक प्रोज का एग्जाम्पल है। और इसके अलावा भी जितने एसेज हैं आपके सिलेबस में, एसेज हैं या स्टोरीज़ हैं, तो उनमें से आप कोशिश कीजिए कि कुछ कोट्स इसी प्रकार आप याद कर लें। अब ये जो कोट है ये तो आपको रटना पड़ेगा, बाकी की चीज़ें, बाकी का जितना मैटर मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, वो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप समझ लीजिए। लेकिन ये जो कोट है ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ल्स लैम्ब के खुद के शब्द हैं। तो कोटेशंस तो एज इट इज़ लिखे जाते हैं, उनमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप कोशिश कीजिए कि हर स्टोरी में से, हर चैप्टर में से एक दो कोटेशन आप ज़रूर याद रखें और अपने आंसर देते वक्त उनको लिखें, आंसर में उनको इंक्लूड करें। और जैसे आपका जो एग्ज़ाम आएगा, मान लीजिए डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम आपका होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ पैसेज तो दे रखे होते हैं, चाहे एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दे रखे हों, तो उन पैसेज को भी आप यूज़ करना सीखिए, अपने आंसर्स में आप यूज़ कर सकें, उनको एज ए कोटेशन आप यूज़ कर सकें। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं, एन ऑटोबायोग्राफिकल एसे। तो ये जो निबंध है ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑटोबायोग्राफिकल मतलब कि आत्मकथात्मक, अपनी बारे में जब लेखक लिखता है तो हम उसको क्या कहते हैं, आत्मकथात्मक लेखन। तो ये एक आत्मकथात्मक निबंध है। द थीम, विषय वस्तु ऑफ द एसे, इस निबंध की, इज, है, नाइदर सोशल, ना तो सामाजिक, नॉर पॉलिटिकल, ना ही राजनीतिक, नॉर रिलीजियस, और ना ही धार्मिक। इट इज़ द डोमेस्टिक ट्रेजेडी, इट इज़, ये है, द डोमेस्टिक, घरेलू, ट्रेजेडी यानी त्रासदी, ऑफ द ऑथर, लेखक की, दैट, जो कि, फाइंड्स, पाती है, एन एक्सप्रेशन, एक अभिव्यक्ति, इन द एसे, इस निबंध में। लैम्ब्स, लैम्ब का पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन, हिज लाइक्स, उसकी पसंद, एंड डिसलाइक्स, और नापसंद, हिज रिलेशंस, उसके संबंध, विद द मेंबर्स, सदस्यों से, ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार के, डोमिनेट, यानी ये डोमिनेट करते हैं, उन पर ज़्यादा बल दिया गया है, वो हावी हैं, द एसे, इस निबंध पर। लैम्ब टेल्स अस, लैम्ब हमको बताता है, हाउ, कैसे, हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी, मैरी फील्ड, हु डाइड, जो मर गई, इन पेन, दर्द में, ड्यू टू कैंसर, कैंसर की वजह से। ही टेल्स अस, वो हमको बताता है, हाउ, कैसे, हिज एल्डर ब्रदर, उसका बड़ा भाई, जॉन लैम्ब, हुज लेग, जिसकी टांग, वॉज कट ऑफ, कट गई थी, एंड हु डाइड, और जो मर गया, अ लिटिल वाइल एगो, कुछ समय पहले। ही टेल्स अस, वो हमको बताता है, अबाउट हिज लव अफेयर, अपने लव अफेयर के बारे में, प्रेम कहानी के बारे में, विद एलिस, एलिस विंटरटन, एलिस विंटरटन के साथ जो उसकी प्रेम कहानी थी उसके बारे में बताता है, एंड हिज फेल्योर, और अपने प्रेम कहानी में असफलता के बारे में बताता है, एंड फ्रस्ट्रेशन, और अपनी निराशा के बारे में बताता है, इन इट, इसमें, यानी कि अपने लव अफेयर में। ही राइट्स, वो लिखता है, ये फिर कोटेशन है वहीं से, ऐसे से, देन, तब, आई टोल्ड, मैंने बताया, हाउ, कैसे, फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स, 7 लंबे सालों तक, इन होप, उम्मीद में, समटाइम्स, कभी कभी, कभी कभी उम्मीद में, समटाइम्स इन डेस्पेयर, कभी कभी निराशा में, यट, फिर भी, परसिस्टिंग, अड़ते हुए, एवर, हमेशा, आई काउंटेड, मैंने माना, द फेयर एलिस विंटरटन, खूबसूरत एलिस विंटरटन को। तो ये कोटेशन है, वो अपने लव अफेयर के बारे में बताता है ऐसे में। लैम्ब
यानी जो लेखक है चार्ल्स लैम्ब एज अ बैचलर, एक कुमारा है, उसके कुमारे के रूप में फुलफिल्स पूरी करता है हिज विश अपनी इच्छा ऑफ मैरिज शादी की एंड फैमिली लाइफ और पारिवारिक जीवन की इन दिस एसे इस निबंध में। इन अ वे एक तरीके से दिस इज एन एसे ये एक निबंध है ऑफ विश फुलफिलमेंट अपनी इच्छा पूरी करने का ऑफ द ऑथर लेखक की, बट लेकिन हिज विश उसकी जो इच्छा है इज बिलाइड वो मतलब कि झूठी साबित होती है, सून आफ्टर हिज ड्रीम इज ओवर यानी उसका ड्रीम उसका सपना इज ओवर जब समाप्त हो जाता है उसके सून आफ्टर यानी जल्दी ही बाद वो उसकी जो ये इच्छा है वो झूठी साबित हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है अ पैथेटिक एसे यानी कि एक करुणा से भरा हुआ दया से भरा हुआ निबंध। दिस एसे ये निबंध इज फुल ऑफ भरा हुआ है पिटी दया से एंड पैथोस और करुणा से। वी फील हम महसूस करते हैं पिटी दया फॉर द ऑथर लेखक के प्रति, हु रिमेन्ड जो रहा अ बैचलर कुंवारा, फॉर द सेक ऑफ हिज सिस्टर अपनी बहन की खातिर। तो जब आपने मेरे साथ ऐसे पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो चार्ल्स लैम्ब है इसकी बहन मेंटली वीक थी यानी आप पागल कह सकते हैं, और उसने चाकू से अपनी माँ को मार डाला था पागलपन में, उसे दौरे पड़ते थे पागलपन के, और कई बार चार्ल्स लैम्ब को भी घायल कर दिया था। लेकिन चार्ल्स लैम्ब एक अच्छा भाई था, उसने अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ा और अंत तक अपनी बहन के साथ रहा। तो और इसकी जो चार्ल्स लैम्ब की जो प्रेमिका थी उसने इसको इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि भाई जिसके घर में पागलपन का हिस्ट्री रही हो तो भाई कौन लड़की ऐसे घर में शादी करना चाहेगी। हालांकि कुछ होती भी हैं सिंसियर होती हैं कर लेती हैं, अफेयर है तो फिर निभाती हैं कर लेती हैं, लेकिन चार्ल्स लैम्ब इतना भाग्यशाली नहीं था तो इसकी शादी अपनी प्रेमिका से नहीं हो पाई और ये जीवन भर कुंवारा रहा, अपनी बहन का इसने साथ दिया। तो वी फील पिटी हम दया महसूस करते हैं फॉर द ऑथर इस लेखक के लिए, हु रिमेन्ड जो रहा अ बैचलर कुंवारा फॉर द सेक ऑफ हिज सिस्टर अपनी बहन की खातिर जिसका नाम था मैरी लैम्ब। वी आर फुल ऑफ पैथोस वी आर फुल ऑफ हम भर जाते हैं पैथोस करुणा से, वैन जब वी हियर हम सुनते हैं, हाउ कैसे, मैरी फील्ड हु वॉज द बेस्ट डांसर मैरी फील्ड जो कि सबसे अच्छी डांसर थी नर्तकी थी, इन हर यूथ वॉज बाउड डाउन उनको झुकना पड़ा, हिज की जगह हर होना चाहिए, वॉज बाउड डाउन उनको मतलब झुकना पड़ा घुटने टेकने पड़े, इन पेन दर्द के सामने या दर्द में, ड्यू टू कैंसर कैंसर की वजह से। ही पिटीज वो दया दिखाता है जॉन लैम्ब पर, हुज लेग जिसकी टांग वॉज कट ऑफ काट दी गई थी, एंड हु हैज़ डाइड और जो मर चुका है, अनटाइमली असामयिक डेथ मृत्यु। तो अनटाइमली मतलब प्रीमैच्योर आप इसको बोल सकते हैं, प्रीमैच्योर डेथ हो गई उसकी। दस इस प्रकार द पेन दर्द ऑफ लैम्ब की डोमेस्टिक ट्रेजरी जो घरेलू त्रासदी है उसका दर्द, इज रिफ्लेक्टेड वो जाहिर हुआ है उजागर हुआ है, इन द एसे इस निबंध में, फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत से, टू द एंड अंत तक। द एसे ये निबंध मे बी रिगार्डेड माना जा सकता है एज अ ट्रिब्यूट एक श्रद्धांजलि, टू ऑल द डिपार्टेड सोल्स यानी सारी गुजरी हुई आत्माओं के लिए, ऑफ द फैमिली उसके परिवार की। नेक्स्ट हेडिंग है एन एसे ऑफ मिस्टिफिकेशन एक निबंध रहस्यवाद का रहस्यात्मकता का आप कह सकते हैं। दिस इज एन एसे ये एक निबंध है ऑफ लैम्ब के मिस्टिफिकेशन रहस्यवाद का। लैम्ब मिस्टिफाइज लैम्ब
रहस्यमय बनाता है हिमसेल्फ अपने आप को इन दिस एसे इस निबंध में इन ऑर्डर टू शो दिखाने के लिए हाउ कितना जेनरस उदार एंड सिंपैथेटिक और सहानुभूति से भरा हुआ हिज एल्डर ब्रदर उसका बड़ा भाई जॉन लैम था। वेयर एज जबकि द ट्रूथ इज सच्चाई ये है जस्ट द अपोजिट ऑफ इट इसकी बिल्कुल उलट है सच्चाई। इन रियल लाइफ वास्तविक जीवन में इट वॉज चार्ल्स लैम ये चार्ल्स लैम था हु वॉज जो कि था वेरी सिंपैथेटिक बहुत सहानुभूति से भरा हुआ टुवर्ड्स हिज फैमिली अपने परिवार के प्रति। हिज एल्डर ब्रदर उसका बड़ा भाई जॉन लैम वॉज वेरी सेल्फिश बहुत ही मतलबी था जॉन लैम। ही नेवर हेल्प्ड उसने कभी मदद नहीं की आइदर हिज यंगर ब्रदर ना तो अपनी छोटे भाई की और हिज सिस्टर और ना ही बहन की। इट वॉज चार्ल्स लैम ये चार्ल्स लैम ही था हु यूज टू कैरी जो ले जाया करता था जॉन लैम को ऑन हिज बैक अपनी पीठ पर वैन जब ही वॉज लेम फूटेड वो लंगड़ा हो गया था एंड इन पेन और दर्द में था। दिस शोज ये दिखाता है हाउ कैसे चार्ल्स लैम था ग्रेट महान इन हिज माइंड अपने दिमाग से एंड सोल और अपनी आत्मा से। नेक्स्ट हेडिंग एन एसे ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी ये जो निबंध है एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। दो यद्यपि लैम वॉज अनमैरिड लैम कुंवारा था ही न्यू वो जानता था चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान को वेरी वेल बहुत अच्छे से। ही न्यू वो जानता था हाउ कैसे चिल्ड्रन लव बच्चों को पसंद है टू हियर सुनना स्टोरीज कहानियाँ अबाउट देयर एल्डर्स अपने बड़ों के बारे में। ही राइट्स वो लिखता है चिल्ड्रन लव बच्चों को पसंद है टू लिसन सुनना स्टोरीज कहानियाँ अबाउट देयर एल्डर्स अपने बड़ों के बारे में व्हेन दे वर चिल्ड्रन जब वो बच्चे थे। टू स्ट्रेच फैलाना देयर इमेजिनेशन अपनी कल्पना को। टू द कंसेप्शन विचारों के प्रति ऑफ अ ट्रेडिशनरी एक परंपरागत ग्रेट अंकल यानी परदादा और ग्रैंड माँ परदादी हुम जिनको दे नेवर सॉ उन्होंने कभी नहीं देखा। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स ये इस चीज़ का भी वर्णन करता है द इम्प्रेशंस प्रभाव एंड रिएक्शंस और प्रतिक्रियाएं ऑफ द ड्रीम चिल्ड्रन जो सपने में आए हुए बच्चे हैं उनकी वाइल नरेटिंग सुनाते हुए द स्टोरीज कहानियाँ। वन जब एलिस ने सुना अबाउट द पेनफुल डेथ दर्दनाक मृत्यु के बारे में ऑफ मैरी फील्ड की शी स्प्रेड उसने फैलाई हर लिटिल हैंड्स अपने छोटे हाथ टू मेक अ क्रॉस एक क्रॉस बनाने के लिए। वन जब द ड्रीम चिल्ड्रन जो सपने के बच्चे हैं हर्ड उन्होंने सुना अबाउट बारे में द रीसेंट हाल ही की पेनफुल डेथ दर्दनाक मृत्यु ऑफ देयर अंकल अपने चाचा की। दे फेल अ क्राइंग वो रोने लगे। नेक्स्ट हेडिंग है एन स्टाइलिश एसे तो ये एक स्टाइलिश एसे है। दिस एसे इज नोटेड ये जो निबंध है जाना जाता है फॉर द सिंप्लिसिटी सरलता के लिए ऑफ लैंग्वेज भाषा की टेंडरनेस यानी नाजुकता के लिए ऑफ वर्ड्स शब्दों की यूज़ ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच साथ में अलंकारों के प्रयोग के लिए लाइक जैसे कि एलिटरेशन आपको मालूम है जब एक ही साउंड बार बार रिपीट होती है तो उसको एलिटरेशन बोलते हैं। एंड ट्रांसफर्ड एपिथेट और जब जो एपिथेट यानी कि एडजेक्टिव है अपनी जगह की बजाय दूसरी जगह प्रयोग होता है तो उसको ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक मैंने वीडियो बनाया है फिगर्स ऑफ स्पीच पर उसको आप ज़रूर देख लीजिए आपके लिए बहुत यूज़फुल है वो वीडियो क्योंकि अक्सर फिगर्स ऑफ स्पीच पर सवाल आते हैं एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और एंड एलेबोरेट स्टाइल और एलेबोरेट मतलब कि बहुत ऊंचे स्तर की
स्टाइल यानी कि शैली। लैम्प डेवलप्ड, लैम्प ने विकसित की अ स्टाइल, एक शैली, विच जो कि मे बी कॉल्ड कही जा सकती है अ लैम्बिश स्टाइल यानी लैम्प की शैली। हियर इज एन एग्जाम्पल, यहाँ पर एक उदाहरण है ऑफ हिज एलेबोरेट स्टाइल, उसकी एलेबोरेट उच्च कोटि की शैली का। देयर इज़ अ लॉन्ग सेंटेंस, एक लंबा सेंटेंस है। तो आपको याद ही है जब हमने इस निबंध को पढ़ा था कितने लंबे लंबे सेंटेंसेस थे। विद वेरियस क्लॉजेस, जिसमें विभिन्न क्लॉजेस हैं, वाक्यांश हैं, कनेक्टेड जो जुड़े हुए हैं, विद कंजंक्शंस, कंजंक्शंस के द्वारा, एंड सेमीकोलंस और सेमीकोलंस के द्वारा। तो फिर ये कोटेशन है और इतनी लंबी कोटेशन आपके लिए रटना बड़ा मुश्किल होगा। देन आई वेंट ऑन टू से, तब मैं कहता गया, हाउ रिलीजियस, कितना धार्मिक, एंड हाउ गुड, और कितनी अच्छी, देयर ग्रेट ग्रैंड मदर, उनकी परदादी, फील्ड वॉज, फील्ड थी। हाउ कितनी, बिलवेड प्यारी, एंड रेस्पेक्टेड और सम्मानित, बाय एवरीबडी हर किसी के द्वारा। दो यद्यपि, शी वॉज नॉट वो नहीं थी, इंडीड वास्तव में, द मिस्ट्रेस मालकिन ऑफ दिस ग्रेट हाउस इस बड़े घर की, बट बल्कि हैड ओनली द चार्ज उनके पास केवल चार्ज था, ऑफ इट इसका, जिम्मेदारी थी केवल इसकी, एंड यट और फिर भी, इन सम रेस्पेक्ट्स कुछ मायनों में, शी माइट बी सैड वो कही जा सकती थी, टू बी द मिस्ट्रेस मालकिन, ऑफ इट टू इसकी भी, कमिटेड टू हर यानी ये जिम्मेदारी कमिटेड दी गई, टू हर उनको, बाय द ओनर मालिक के द्वारा, हु प्रिफर्ड जो ज़्यादा पसंद करता था, लिविंग रहना, इन अ न्यूअर एक ज़्यादा नए, एंड मोर फैशनेबल और ज़्यादा फैशनेबल, ज़्यादा आधुनिक, मैंसन महल में या बंगले में, हवेली में कह सकते हैं, विच जो कि ही हैड परचेस्ड उसने ख़रीदा था, समवेयर कहीं, इन द एडजॉइनिंग बगल वाले पास वाले, कंट्री, अब कंट्री है तो देहात होगा, और काउंटी आपको मैंने बताया कि एक यूनिट होती है, जैसे कि हमारी स्टेट्स होती हैं, देश स्टेट्स में बटा होता है और स्टेट्स फिर डिस्ट्रिक्ट्स में बटी होती हैं, तो वैसे ही इंग्लैंड में भी होता है, तो उसको काउंटी बोलते हैं एक यूनिट को। तो कंट्री या फिर काउंटी, कंट्री देहात को बोलते हैं। बट स्टिल लेकिन अभी भी, शी लिव्ड वो रहती थी, इन इट इसमें, इन अ मैनर इस तरीके से, एज इफ मानो कि, इट हैड बीन ये हो, हर ओन उनका खुद का, एंड केप्ट और रखती थी, द डिग्निटी सम्मान, ऑफ द ग्रेट हाउस इस बड़े घर का, इन अ सॉर्ट एक तरीके से, वाइल शी लिव्ड जब तक वो जिंदा रहीं। नेक्स्ट हेडिंग है एन इमॉर्टल एसे 10। तो ये इन्होंने कंक्लूजन यहाँ पे निकाल दिया, इसको लास्ट हेडिंग कर दिया है 10 द एसे ऑफ दिस एसे ऑफ चार्ल्स लैम्ब। 10 इस प्रकार, दिस एसे ये निबंध, ऑफ चार्ल्स लैम्ब चार्ल्स लैम्ब का, इज है, एन इमॉर्टल एक अमर, पीस रचना, ऑफ लिटरेचर साहित्य की, इट इज़ ये है, हार्ट टचिंग दिल को छूने वाला, इट हैज़ गॉट इसको मिली है, अ यूनिवर्सल एक सार्वभौमिक, अपील फॉर ऑल टाइम अपील आप सहमति कह सकते हैं, फॉर ऑल टाइम हमेशा के लिए। तो ये एक ऐसा निबंध है जो सभी को पसंद आता है, आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों को भी अच्छा लगा। तो जब से इसको लिखा गया है, जब से ये पब्लिश हुआ है, तब से लोग इसको पढ़ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और आगे भी इसको पसंद किया जाएगा। तो आप अलग से और एक दो लाइन इसमें जोड़ सकते हैं इसी तरीके से कि इट हैज़ बीन read and liked and और आप लिख सकते हैं and appreciated by the reader since it was first published. It is being appreciated even today, and we hope or we are sure that it will be liked in the times of future या फिर in future also it will be appreciated। इस तरीके से आप सेंटेंस का अंत कर सकते हैं।
तो लास्ट में एक सेंटेंस 2 सेंटेंस ज़रूर डालिए अपने आंसर के में, इस तरीके से हेडिंग करके, और उसे मत छोड़िएगा। तो मैं अक्सर आपको यही बताती हूँ कि लॉन्ग आंसर जब आप लिखें तो स्टार्टिंग में भी 1-2 इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस लिखें, और जब ख़त्म करें उसको तब भी 1-2 कंक्लूसिव सेंटेंसेस ज़रूर लिखें। तो क्रिटिकल अप्रिशिएशन में तो इतना ही काफ़ी है। आप चाहें तो और अलग से लिख सकते हैं, इसकी लैंग्वेज पर और थीम पर बात हो सकती है। वैसे तो यहाँ बात हो ही गई जितनी भी थी, आप अपनी तरफ से और लिटरेरी डिवाइसेस वगैरह पर और ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी तो यहाँ मतलब कि बात की गई थी फिगर्स ऑफ स्पीच की, तो इनके कुछ एग्जांपल्स और आप दे सकते हैं, आप कोट कर सकते हैं ऐसे से। तो आप चाहें तो क्रिटिकल अप्रिशिएशन को और बड़ा कर सकते हैं थोड़ा। और अब एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉट डज लैम टेल, लैम क्या बताता है अबाउट मिसेस फील्ड, मिसेस फील्ड के बारे में इन द एसे निबंध ड्रीम चिल्ड्रन में। आंसर इन ब्रीफ, यानी संक्षेप में उत्तर दीजिए। जेम्स सिलियाज 2 चिल्ड्रन, जेम्स सिलिया के 2 बच्चे नेम्ड, जिनका के नाम है जॉन एंड एलिस, अपीयर इन लैम्स एसे, वो लैम के निबंध ड्रीम चिल्ड्रन में दिखते हैं। विद मिसेस फील्ड द ग्रेट ग्रैंड मदर, यानी जो परदादी है उसके साथ, दे लिव्ड, वो रहते थे, इन अ ग्रेट मैंशन इन नॉरफॉक, यानी एक बड़ी हवेली में नॉरफॉक में। तो ये बच्चे तो खैर नहीं रहते, ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पर। जो रहते थे वो तो जो नरेटर है स्टोरी का, जो कि इलिया है, जेम्स इलिया, उसके वो रहते थे, और ये बच्चे नहीं रहते, ये बच्चों को तो कहानी सुना रहा है वो। मिसेस फील्ड वॉज द कीपर इन दैट ग्रेट मैंशन, तो जो मिसेस फील्ड थी, यानी जो परदादी थी इन बच्चों की, वो रखवाली करती थी उस बड़ी हवेली की। शी लुक्ड आफ्टर, वो देखभाल करती थी, द हाउस, घर की, विद ग्रेट केयर, बहुत सावधानी से, एज दो, मानो के, इट वॉज हर ओन, ये उनकी खुद की हवेली हो। शी वॉज, वो थी, हाईली रिलीजियस, बहुत ज़्यादा धार्मिक। शी वॉज बिलवेड, उनको प्यार किया जाता था, एंड रेस्पेक्टेड, और उनका सम्मान किया जाता था, बाय एवरीबडी, हर किसी के द्वारा। दो, हालांकि, शी वॉज नॉट, वो नहीं थी, इंडीड, वास्तव में, द मिस्ट्रेस, मालकिन, ऑफ दिस ग्रेट हाउस, इस बड़े घर की। शी केप्ट अप, वो बनाए रखती थी, द डिग्निटी, सम्मान, ऑफ द ग्रेट हाउस, इस बड़े घर का। When, जब, शी केम टू डाई, वो उनकी मृत्यु हुई, हर फ्यूनरल, उनकी शव यात्रा, वॉज अटेंडेड, उसमें उसको अटेंड किया गया, उसमें शामिल हुए, बाय ऑल द पुअर, सारे गरीब लोग, एंड सम ऑफ द जेंट्री, और कुछ संभ्रांत लोग, ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस के, टू शो, दिखाने के लिए, देयर रेस्पेक्ट, अपना सम्मान, फॉर हर मेमोरी, उनकी स्मृति के प्रति। शी वॉज, वो थी, अ टॉल, एक लंबी, अपराइट, यानी सीधी, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कह सकते हैं, ग्रेसफुल, यानी शालीन, पर्सन, व्यक्ति, इन हर यूथ, अपनी युवावस्था में। शी वॉज एस्टीम्ड, उनका सम्मान किया जाता था, या फिर आप कह सकते हैं कि उनको माना जाता था, द बेस्ट डांसर, सबसे अच्छी नर्तकी, इन द कंट्री, देहात में, टिल, जब तक कि अ क्रूअल डिसीज़, एक निर्दयी बीमारी ने, कॉल्ड अ कैंसर, जिसको कि कैंसर कहा जाता है, केम, वो बीमारी आई, एंड बोर्ड हर डाउन, और उनको झुका दिया, विद पेन, दर्द से, बट, लेकिन, इट कुड नेवर बेंड, ये कभी नहीं झुका सकी, हर गुड स्पिरिट्स, उनकी अच्छी भावनाओं को, बिकॉज, क्योंकि, शी वॉज सो गुड, वो इतनी अच्छी थी, एंड रिलीजियस, और वो धार्मिक थी। एक और शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द टाइटल ऑफ द एसे, थोड़ी सी टाइटल की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है क्वेश्चन में। द टाइटल ऑफ द एसे, द टाइटल ऑफ लैम्स एसे, लैम के निबंध का टाइटल इज ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी, उसका निबंध है, उसका जो टाइटल है ड्रीम चिल्ड्रन ए रेवरी। द टाइटल इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, ये जो
टाइटल है, शीर्षक है, बहुत महत्वपूर्ण है बिकॉज क्योंकि इट एक्सपोजेस ये दिखाता है द सैड दुखी डोमेस्टिक लाइफ घरेलू जीवन ऑफ द ऑथर लेखक का। द ट्रेजेडी यानी कि त्रासदी ऑफ लैम लैम की वॉज थी दैट के ही कुड नॉट हैव वो नहीं पा सका अ फैमिली एक परिवार ऑफ हिज अपना खुद का इन रियल लाइफ वास्तविक जीवन में फॉर सम डोमेस्टिक रीजंस कुछ घरेलू कारणों की वजह से ही वो देयरफॉर इसीलिए सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट करता है हिज विश अपनी इच्छा ऑफ हैविंग रखने की अ फैमिली एक परिवार फैमिली लाइफ यानी एक पारिवारिक जीवन जीने की इन हिज ड्रीम अपने सपने में विच वॉज जो कि था अ प्लीजेंट एक सुखद थॉट विचार फॉर हिम उसके लिए। ही सॉ उसने देखे टू चिल्ड्रन दो बच्चे नेम्ड जिनके नाम थे एलिस एंड जॉन एलिस और जॉन इन हिज ड्रीम अपने सपने में। हिज ड्रीम उसका सपना हिज ड्रीम चिल्ड्रन उसके जो सपने के बच्चे थे लाइक्ड पसंद करते थे टू लिसन सुनना अबाउट द चाइल्डहुड बचपन के बारे में ऑफ देयर फादर अपने पिता के। द होल ऐसे पूरा निबंध मूव्स घूमता है राउंड द टू ड्रीम चिल्ड्रन इन दो सपने के बच्चों के इर्द गिर्द इनके आसपास एंड देयर क्यूरियोसिटी और उनकी उत्सुकता टू नो जानने की मोर और ज़्यादा अबाउट बारे में देयर अंकल अपने चाचा के फादर अपने पिता के एंड ग्रैंड मदर और दादी के। द टू ड्रीम चिल्ड्रन दो सपने के बच्चे एनकम्पास यानी वो समेटे हुए हैं द होल स्टोरी पूरी कहानी को ऑफ लैम्स फैमिली लैम के परिवार की। द एसे बिगिंस ये निबंध शुरू होता है विद द अपीयरेंस यानी उपस्थिति से ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन सपने के बच्चों की एंड डेवलप्स और विकसित होता है इनटू अ फुल लेंथ यानी पूरी लंबाई के पोइटिक प्रोज पीस काव्यात्मक गद्य की एक रचना में विद द नरेशन यानी कि वर्णन के साथ ऑफ लैम्स फैमिली लाइफ लैम के पारिवारिक जीवन के वैन जब ही वॉज अ चाइल्ड वो एक बच्चा था एंड कम्स टू एन एंड और ये समाप्त होता है निबंध विद द डिसअपियरेंस गायब होने से ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन सपने के बच्चों के। दस इस प्रकार द टाइटल ये जो शीर्षक है ऑफ द एसे इस निबंध का इज है क्वाइट एकदम एप्रोप्रिएट उचित एंड जस्टिफाइड न्याय संगत। नथिंग कुछ भी नहीं कुड भी हो सकता था मोर प्लीजेंट ज़्यादा सुखद फॉर लैम लैम के लिए देन बजाय द राइज ऑफ हिज चिल्ड्रन यानी उसके बच्चों के उठने के इन ड्रीम सपने में। नथिंग कुड भी कुछ भी नहीं हो सकता था मोर पैथेटिक ज़्यादा दयनीय फॉर हिम उसके लिए देन बजाय द डिसअपियरेंस गायब होने के ऑफ हिज ड्रीम चिल्ड्रन उसके सपने के बच्चों के। व्हेन जब ही हैड अ ग्लिम्स उसको एक झलक मिली ऑफ एलिस विंटरटन की होम जिसको कि ही कोर्टेड उसने प्यार किया था फॉर 7 ईयर्स 7 सालों तक। और अब देखते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हु रोट किसने लिखा द एसे ड्रीम चिल्ड्रन तो ये तो आपको पता ही है लेकिन एग्ज़ाम में तो सारे क्वेश्चंस के साथ होगा तो फिर थोड़ा सा आपको पहचानना होता है बेकन ओलिवर गोल्डस्मिथ जोसेफ एडिसन या फिर चार्ल्स लैम। तो आंसर आपको पता ही है कि ड्रीम चिल्ड्रन चार्ल्स लैम ने लिखा है। व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ द एसे ड्रीम चिल्ड्रन तो ड्रीम चिल्ड्रन जो एसे है उसका सब टाइटल क्या है तो अ रिबेल अ रिवेल अ रेवरी नन ऑफ दीज। तो आपको मालूम है कि इसका जो सब टाइटल है वो अ रेवरी है। थर्ड है व्हेन वॉज द एसे यानी जो निबंध है ड्रीम चिल्ड्रन पब्लिश्ड वो कब पब्लिश हुआ 1820 1823 1825 या 1840। तो ये जो निबंध है 1823 में पब्लिश हुआ था। वेयर वॉज द एसे ड्रीम चिल्ड्रन पब्लिश्ड यानी ये जो निबंध है ड्रीम चिल्ड्रन कहाँ पब्लिश हुआ तो एसेज ऑफ इलिया लास्ट एसेज ऑफ इलिया लैम्स एसेज या नन ऑफ दीज। तो ये जो कलेक्शन है एसेज ऑफ इलिया करके उस कलेक्शन में ये निबंध ड्रीम चिल्ड्रन शामिल था।
और एक बुक है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, हो सकता है उसका ज़िक्र यहाँ ना आए और कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें ऐसा ना हो जो कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर से संबंधित हो। तो आप याद रखिए टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ये भी चार्ल्स लैम्ब की एक किताब है जो उसने अपनी बहन के साथ मिलके लिखी थी। और इसमें क्या है कि जो शेक्सपियर के ड्रामाज हैं उनकी कहानी सुनाई गई हैं। तो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर भी चार्ल्स लैम्ब के, इस पे अक्सर इसके बारे में पूछ लिया जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए मैंने आपको बताया, आप कहीं नोट कर लीजिएगा टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज लैम्ब्स एसेज ऑफ इलिया पब्लिश। तो लैम्ब की ये जो बुक है एसेज ऑफ इलिया करके, ये कब पब्लिश हुई? 1820, 1823, 1825 या फिर 1840। तो ये बुक पब्लिश हुई 1823 में। चार्ल्स लैम्ब डिड नॉट मैरी, चार्ल्स लैम्ब ने शादी नहीं की, फॉर क्योंकि ही हैड बिकम हिज सिस्टर मैरीज ऑफिशियल गार्जियन, हिज बिलवेड प्रूव्ड फेथलेस टू हिम, ही हैड स्वॉर्न टू लुक आफ्टर हिज सिस्टर मैरी एंड नन ऑफ दीज। तो वैसे तो ये ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था, नन ऑफ दीज कर दिया है, लेकिन अब क्योंकि नन ऑफ दीज दिया है तो हमें इसी में से एक छांटना है, तो इसमें से ए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ही हैड बिकम वो बन गया था हिज सिस्टर मैरीज, अपनी बहन मैरी का ऑफिशियल गार्जियन बन गया था, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि मैरी का अकेला रहना ख़तरनाक है, वो किसी को भी मार सकती है, तो इसलिए चार्ल्स लैम्ब को उसका बहन का ऑफिशियल गार्जियन बना दिया गया था। तो ये ए इसका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट, लैम्ब रोट द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस। उसने ये बुक लिखी एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस, कब लिखी? 1872, 1808, 1785 या फिर 1807। तो ये बुक उसने 1808 में लिखी है। हु इज़ नरेटर ऑफ द एसे ड्रीम चिल्ड्रन। तो ड्रीम चिल्ड्रन जो निबंध है उसका नरेटर कौन है, उसमें जो कौन बोल रहा है? चार्ल्स लैम्ब बोल रहा है, फील्ड, जेम्स इलिया या नन ऑफ दीज। तो क्योंकि वो इलिया नाम से लिखता है चार्ल्स लैम्ब, हालांकि चार्ल्स लैम्ब ही बोल रहा है, लेकिन वो अपने चार्ल्स लैम्ब नाम से नहीं लिखता ना, वो इलिया नाम से लिखता है, तो यहाँ उसका नाम जेम्स इलिया है, जो नरेटर है उसका नाम जेम्स इलिया है। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो जेम्स इलिया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड फील्ड लिव। फील्ड यानी जो दादी थी, परदादी, कहाँ रहती थी? बच्चों की परदादी और इनकी चार्ल्स लैम्ब की यानी इलिया की दादी। शी लिव्ड इन अ मॉडर्न हाउस इन नॉरफॉक, शी लिव्ड इन अ ग्रेट हाउस इन नॉरफॉक, शी लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस इन नॉरफॉक, नन ऑफ दिस। तो आपने पढ़ा ऐसे में कि शी लिव्ड इन अ ग्रेट हाउस इन नॉरफॉक, तो इसका सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एसे ड्रीम चिल्ड्रन देर इज़ रेफरेंस ऑफ अ बैलेड। तो कौन सी बैलेड का रेफरेंस है? द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड, द बैलेड ऑफ ला बैलेडम सांस मर्की, द बैलेड ऑफ द एंशियंट मैरिनर या फिर नन ऑफ दीज। तो इस निबंध में जो रेफरेंस था वो चिल्ड्रन इन द वुड, इस बैलेड का रेफरेंस था। नेक्स्ट, हाउ मैनी ड्रीम चिल्ड्रन अपीयर इन द एसे, यानी इस निबंध में कितने सपने वाले बच्चे दिखते हैं? ड्रीम चिल्ड्रन कितने हैं? 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, नन ऑफ दीज। तो 2 बच्चे हैं, तो हमारा सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम, क्या नाम है ऑफ द ड्रीम डॉटर इन द एसे। इस निबंध में जो लड़की है सपने में उसका नाम क्या है? इलिया, फील्ड, एलिस या जॉन। तो बच्ची का नाम एलिस है, इसलिए हमारा सही जवाब होगा सी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ड्रीम सन। तो सपने में जो बेटा है इन द एसे, इस निबंध में, उसका नाम क्या है? इलिया, फील्ड, एलिस या जॉन। तो एलिस तो बच्ची का नाम है और जॉन लड़के का नाम है, तो सही जवाब होगा डी। नेक्स्ट है, इन द एसे निबंध में, इन द एसे ड्रीम चिल्ड्रन इन हर यूथ, अपनी युवावस्था में, हु वाज एस्टीम्ड द बेस्ट डांसर, किसको सबसे अच्छी नर्तकी माना जाता था? इलिया को, फील्ड को, एलिस को या फिर नन ऑफ दीज। तो किसको माना जाता था? फील्ड, जो दादी थी ना, उनको उनकी युवावस्था में सबसे अच्छी डांसर माना जाता था। अब है, हु वर द 12 सीजर्स, 12 सीजर कौन थे?
that had been emperors of Rome, that had been emperors of Greece, that had been emperors of Egypt, या none of these। तो ये कहाँ के सम्राट थे सीज़र? रोम के, यूनान के, या फिर मिस्र के? तो आपको मालूम ही है कि सीज़र जो थे वो रोम के सम्राट थे, तो इसका सही जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज, कौन था, सो हैंडसम, इतना खूबसूरत, एंड स्पिरिटेड, और ऊर्जा से भरा हुआ, अ यूथ, युवा? जेम्स इलिया, सीजर, चार्ल्स, या नन ऑफ दीज? तो जेम्स इलिया तो नरेटर है, और सीजर, सीजर की तो मूर्तियां हैं, चार्ल्स, चार्ल्स लैम तो अपनी बात ही नहीं करता, और तो कौन है? नन ऑफ दीज, क्योंकि जेम्स इलिया अपने जिस भाई की कहानी सुना रहा है वो भाई के बारे में कहता है कि वो इतना खूबसूरत और ऊर्जा से भरा हुआ युवक था, तो इनमें से तो कोई है ही नहीं उसका भाई, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ फादर, कौन है पिता, टू द चिल्ड्रन ऑफ एलिस, एलिस के बच्चों का? चार्ल्स लैम, जेम्स इलिया, बार्ट्रम, नन ऑफ दीज? तो लास्ट में बच्चे कहते हैं ना कि एलिस के बच्चे तो बार्ट्रम को फादर बोलते हैं, तो एलिस के बच्चों का फादर बार्ट्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऐसे, किस निबंध में द फॉलोइंग लाइन डज अपीयर, ये वाली लाइन आती है? द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बार्ट्रम फादर, एलिस के बच्चे बार्ट्रम को पिता कहते हैं। तो अ डिसअपॉइंटेड मैन बोर्ड्स ड्रीम चिल्ड्रन, नन ऑफ दीज? तो ये तो ड्रीम चिल्ड्रन की लाइन है, लास्ट में जब बच्चे जाते हैं तब के जाते हैं ये बात, तो आंसर हुआ सी। नेक्स्ट, हु इज़ कॉल्ड प्रिंस एमंग एसेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर मार्क कर लीजिए कि जो एसेस्ट हैं, निबंधकार हैं, उनका राजकुमार प्रिंस किसको कहा जाता है? चार्ल्स लैम, एडिसन, एजी गार्डनर, या जेबी प्रीस्टले? तो प्रिंस एमंग एसेस्ट यानी निबंधकारों का राजकुमार चार्ल्स लैम को कहा जाता है। ये आप कहीं नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स लैम्स प्रोज स्टाइल, चार्ल्स लैम का जो प्रोज स्टाइल है, जो गद्य शैली है, वो कैसी है? डिडैक्टिक, यानी डिडैक्टिक वो होती है जिसमें कि मतलब वो दिए जाते हैं, भाषण दिए जाते हैं, कोई नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है, वो डिडैक्टिक कहलाते हैं। और पर्सनल, व्यक्तिगत कहलाते हैं। इम्पर्सनल, जो व्यक्तिगत नहीं हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव, जिनमें कि तर्क दिए जाते हैं। तो आपने पहचान ही लिया होगा कि चार्ल्स लैम की जो शैली है वो पर्सनल है, वो अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करता है, तो हमारा उत्तर बी हुआ। नेक्स्ट, व्हेन डिड लैम जॉइन, यानी लैम ने कब ज्वाइन किया ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी को 1781 में, 1790 में, 1796 में, या 1792 में? तो चार्ल्स लैम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1792 में ज्वाइन किया। नेक्स्ट, हु इज़ एलिस एंड जॉन, यानी एलिस और जॉन कौन है? लैम्स चिल्ड्रन, ड्रीम चिल्ड्रन, इलियास चिल्ड्रन, नन ऑफ दीज? तो इसमें सही उत्तर है ड्रीम चिल्ड्रन, एलिस और जॉन ड्रीम चिल्ड्रन हैं। ये कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो दूसरी किताब में दिए हुए हैं, इनको भी ज़रा देख लेते हैं। व्हाट इज़ साल्टरी, ये शब्द इस निबंध में आया है, और मैं आपसे इसीलिए कहती हूँ कि आप जो भी ऐसे या स्टोरीज़ आपके सिलेबस में हैं उनका एक एक शब्द ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उनसे कोई भी शब्द उठाकर आपको पूछा जा सकता है, उसका मीनिंग पूछा जा सकता है। तो ये जो साल्टरी शब्द है ये ड्रीम चिल्ड्रन में आया है। और देखिए, साल्टरी एक वाद्य यंत्र होता है, तो और साल्टरी जो भजनों की किताब है क्रिश्चियंस की, वो भी साल्टरी कहलाती है, भजनों की किताब को भी बोलते हैं। अब यहाँ जो आया है वो किस सेंस में आया है? अ सॉन्ग, एक गीत, अ फ्लूट, एक मतलब बांसुरी, अ डांस, एक नृत्य, अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, या फिर एक जो तारों वाला इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, यहाँ ये नहीं पूछा कि निबंध में किस सेंस में आया है, क्योंकि निबंध में तो वो भजनों की किताब के सेंस में ही आया है कि उनको बाई हार्ट याद थी, जवानी याद थी। तो अभी आपको क्या बताना है, इसका मीनिंग ही बताना है, तो ये स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट आप बताइए।
हु डाइड ऑफ कैंसर, किसकी मृत्यु कैंसर से हुई, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर या फिर मदर। तो आपको मालूम है कि जो इसमें दादी के बारे में बात हुई है, फील्ड, उनकी मृत्यु कैंसर से हुई। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस बुक में पूछा गया है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आर मेंशन्ड इन द एस्से। इस निबंध में कितने प्रकार के फलों का वर्णन आया है, 3, 5, 7, 6। तो मैंने ये देखिए जब देखा इस एस्से को तो मुझे ये फ्रूट्स के नाम मिले। देखिए ये रेड बेरीज, फिर फर एप्पल्स और लाइम्स, और देखिए यहाँ इस पेज पर, अरे भाई सीधा हो जाए, सॉरी नहीं आ रहा, ये पीचेस, नेक्टराइन्स, ऑरेंजेस और ये ग्रेप्स। तो कुल मिला के ये 7 फ्रूट्स बनते हैं। अब आप सोचिए कि पढ़ते वक्त आपने ध्यान दिया था इस बात पर कि कितने टाइप के फ्रूट्स हैं। ये जो सवाल है जिसने ये बुक लिखी है व्यक्ति ने, उसके दिमाग में आया, और हो सकता है कि भाई कभी पेपर जो सेट करे व्यक्ति उसके दिमाग में भी ये बात आ जाए कि बच्चों ने ये फ्रूट्स देखे थे क्या, मतलब इन पर ध्यान दिया था क्या ऐसे पढ़ते वक्त। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आप याद रख लीजिएगा इसको कि जो फ्रूट्स हैं इसमें बताए गए हैं, हालांकि थोड़ा इलॉजिकल लगता है कि भाई ऐसे पढ़ते वक्त कौन ध्यान देता है कि कितने टाइप के फ्रूट्स थे। तो अतार्किक तो है, तर्क संगत तो नहीं है, लेकिन भाई एग्ज़ाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका कोई तर्क नहीं बनता, जो कि नहीं पूछे जाने चाहिए, बेकार के सवाल होते हैं। लेकिन अब भाई एग्जामिनर के मूड की तो हम कुछ कह नहीं सकते, तो हमें इस तरीके से भी तैयार रखना है खुद को कि कितने तरीके के उसमें फ्रूट्स मेंशन किए गए हैं। तो 7 टाइप्स के फ्रूट्स हैं उसमें, और सही जवाब हमारा हुआ सी। और ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये व्हाट इज़ लीथे, लीथे क्या है? तो मैंने आपको बताया कि एक नदी है, जो वेस्टर्न माइथोलॉजी है उसमें लीथे रिवर को पार करती हैं मरने के बाद सारी आत्माएं, और इसमें जाके सारा वृतांत भूल जाती हैं, इस जन्म की सारी घटनाएं भूल जाती हैं। फिर जब दोबारा पैदा होती हैं तो उनको पिछले जन्म का कुछ याद नहीं होता। तो वेस्टर्न माइथोलॉजी में इस नदी का नाम लीथे है, और हमारी माइथोलॉजी में इस नदी का नाम वैतरणी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस, पॉइजन एरो, समथिंग दैट किल्स, अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ वुड, और अ रिवर। तो इसका जो सही जवाब है वो एक नदी है, एक माइथोलॉजिकल रिवर। वैसे यहाँ पर होना चाहिए था पूरा, जो यहाँ पर ए रिवर की बजाय यहाँ लिखा होना चाहिए था अ माइथोलॉजिकल रिवर, एक पौराणिक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाउडरी। तो ये वर्ड भी देखिए निबंध में आया है। तो इसका मतलब क्या है? अनटिडी, लेजी, शोई या डल। तो इसका मीनिंग है शोई, दिखावा करने वाला। तो इसका आंसर हुआ सी। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ लैम्स एसेज। लैम के निबंधों का जो कलेक्शन है, संग्रह है, इज़ नोन एज सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, अल्फा एंड द प्लो, और ये एसेज ऑफ इलिया या नन ऑफ दीज। तो देखिए आपको ये तो पता ही है कि एसेज ऑफ इलिया है इसके निबंधों का कलेक्शन, लेकिन ये जो ऊपर वाले दोनों हैं ना, ये भी बड़े फेमस हैं और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि इनके, हाँ एक तो है ही अल्फ़ा एंड द प्लो, ये आपके एजी गार्डनर का है, और सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड ये ओलिवर गोल्ड स्मिथ का है। तो लेकिन यहाँ क्योंकि हम अभी चार्ल्स लैम की बात कर रहे हैं, तो उसके एसेज का कलेक्शन एसेज ऑफ इलिया कहा जाता है। पेन नेम है उसका इलिया। तो ये ज़रूर आप याद रखेंगे, चार्ल्स लैम जिस नाम से लिखता है वो चार्ल्स लैम के नाम से न लिख के इलिया नाम से लिखता है। तो एसेज ऑफ इलिया इसका सही जवाब है। और मैं जो एजी गार्डनर की ये बात कर रही थी, ये अल्फ़ा ऑफ द प्लो है, ठीक है। जैसे ये सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड है, ये तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ का है, और अल्फ़ा ऑफ द प्लो ये है एजी गार्डनर का। अभी बाद में जब हम एजी गार्डनर पर वीडियो बनाएंगे, वैसे तो ऑन स्माइल्स पर वीडियो पहले ही आप देख चुके हैं, डिटेल में बन चुका है, और जब उसके क्वेश्चंस पर हम वीडियो बनाएंगे तब वहाँ ये अल्फ़ा ऑफ द प्लो नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु वर पुट टू डेथ, क्या किसको मारा गया था इन द हाउस, घर में, इन विच मैरी फील्ड लिव्ड, जिसमें कि मैरी फील्ड रहती थीं। तो एक्चुअली उस घर में नहीं मारा गया था, थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत है। जो नॉर्फॉक एरिया है उस एरिया की घटना थी, और यहाँ तो वो पूरी मतलब कि गुदी हुई थी, बनी लिखी हुई थी, या उसकी तस्वीरें बनी हुई थी, जैसे पेंटिंग्स होती हैं ना, या फिर कहानी लिखी होती है लकड़ी के उस पर, मतलब कि लकड़ी के वर्क पर, वुडन वर्क पर लिखी होती है, या फिर पेंटिंग बनी होती है। तो इस मकान में केवल वो पेंटिंग बनी हुई थी या वो कहानी लिखी हुई थी, लेकिन इस घर में मारा नहीं गया था उन बच्चों को, लेकिन इस एरिया में मारा गया था, नॉर्फॉक एरिया में, जिस एरिया में ये मकान स्थित था। तो ये थोड़ा सा गलत है क्वेश्चन, लेकिन आपको जानना तो है कि किसको मारा गया था इस एरिया में, नॉर्फॉक एरिया में जिसमें कि ये मकान था। तो किसको मारा गया था? 2 इन्फेंट्स, इटालियन किंग्स, रोमियो एंड जूलियट, या फिर रेड ब्रेस। तो यहाँ 2 बच्चों को मारा गया था। तो इसका सही जवाब है ए। नेक्स्ट, वाई वॉज जॉन लाइक्ड बाय मैरी फील्ड? तो जॉन को मैरी फील्ड के द्वारा क्यों पसंद किया जाता था? बिकॉज ही वॉज जेंटल, बिकॉज ही वॉज हैंडसम एंड ब्रेव, बिकॉज ही वॉज अ गुड सिंगर, बिकॉज ही वॉज रिलीजियस। तो आपने जब ऐसे पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जॉन हैंडसम और ब्रेव था, खूबसूरत था और बहादुर था। फिर है विच डिसीज बोर्ड, यानी किस बीमारी ने झुका दिया मैरी फील्ड को विद पेन, दर्द से? ट्यूबरक्लोसिस हुआ था उनको, हर्निया, मेनिंजाइटिस, या फिर कैंसर? तो आपने निबंध में पढ़ा ही था कि उनको कैंसर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज मैरी फील्ड नॉट अफ्रेड ऑफ? मैरी फील्ड क्यों नहीं डरती थी ऑफ द गोस्ट ऑफ चिल्ड्रन, यानी ऑफ इन्फेंट्स, यानी बच्चों के जो भूत थे उनसे क्यों नहीं डरती थी? बिकॉज दोज इन्फेंट्स वर इनोसेंट, बिकॉज शी वॉज रिलीजियस, बिकॉज शी डिड नॉट स्लीप अलोन, बिकॉज शी वॉज गॉड फियरिंग। तो इसका आंसर है ए, बिकॉज दोज इन्फेंट्स वर इनोसेंट। नेक्स्ट, हु वॉज जॉन? जॉन कौन था? लैम्स एल्डर ब्रदर, लैम्स अंकल, लैम्स कजिन, लैम्स फ्रेंड? तो ये लैम्प का भाई था जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did लैम कोर्ट? लैम ने किसको कोर्ट किया, यानी किससे प्यार किया? फॉर 7 years, 7 साल तक। बीट्रिस, बार्ट्रम, एलिस विंटरटन, या जूलिया? तो उसका नाम है एलिस विंटरटन। नेक्स्ट, लैम्स स्टाइल इज? लैम की जो स्टाइल है, शैली है, वो कैसी है? वेरी सिंपल, बहुत साधारण, ऑब्सक्योर, जो कि समझ में ना आए, अस्पष्ट, इनिमिटेबल, जिसकी नकल नहीं की जा सकती, वेग, यानी धुंधली, अस्पष्ट। तो इसमें जो सही जवाब है वो इनिमिटेबल, यानी इमिटेबल वो होती है जिसकी नकल की जा सकती है, जिसके तरीके का कोई दूसरा लिख सकता है, लेकिन उसकी जो शैली है वो इनिमिटेबल है, यानी उसकी कोई नकल नहीं कर सकता। चार्ल्स लैम बोरोड? चार्ल्स लैम ने उधार लिया स्यूडोनिम, जो छद्म नाम है, इलिया, यानी स्यूडोनिम, पेन नेम आप कह सकते हैं, पेन नेम है इलिया। वो कहाँ से लिया? हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, एन अमेरिकन राइटर, एन इटालियन क्लर्क, या फिर नन ऑफ दीज? तो ये जो नाम उसने लिया, एन इटालियन क्लर्क, एक इटली के क्लर्क से लिया। लैम रोट, लैम लिखा करता था अंडर हिज स्यूडोनिम इलिया, अपने नाम, अपने पेन नेम इलिया के नाम से। फॉर, या फिर इन विच मैगजीन, किस मैगजीन के लिए? डिड एसेज ऑफ इलिया एपियर? एसेज ऑफ इलिया किसके लिए लिखे गए? तो या किस मैगजीन में वो एपियर हुए, मतलब कि पब्लिश हुए, प्रकाशित हुए? लंदन मैगजीन, लंदन टाइम्स, लंदन क्रॉनिकल, या लंदन टेलीग्राफ? तो ये जो एसेज थे लंदन मैगजीन में पब्लिश हुए। फिर है लैम ट्राइड हिज हैंड? लैम ने अपना हाथ आजमाया अनसक्सेसफुली, असफल तरीके से, एट थिएटर, फिक्शन, पोइट्री, एसेज? तो इसका सही उत्तर है ए, थिएटर। तो थिएटर में भी उसने हाथ आजमाया था। एसेज ऑफ इलिया वॉज पब्लिश्ड इन? एसेज ऑफ इलिया ये पहले भी आ चुका है सवाल, तो 1823 में पब्लिश हुआ था। द लास्ट एसेज ऑफ इलिया, ये एक और संग्रह था इसका, ये कब पब्लिश हुआ? 1833, 1823,
और 1774 या फिर 1834। तो जो एसेज ऑफ इलिया है वो तो 1823 में पब्लिश हुआ और लास्ट एसेज ऑफ इलिया ये 1833 में पब्लिश हुआ। व्हाट वाज द नेम ऑफ लैम्स फादर? लैम के पिताजी का क्या नाम था? विलियम लैम, चार्ल्स लैम, जॉन लैम या जॉर्ज लैम? तो ये जॉन लैम उसके पिताजी का नाम था। फिर चार्ल्स लैम वॉज बोर्न ऑन, चार्ल्स लैम पैदा हुआ था 10 फरवरी 1775 या फिर 14 फरवरी 1734, 25 जून 1754 या 16 दिसंबर 1766। तो लैम का जो जन्म हुआ वो 10 फरवरी 1775 को हुआ। फिर है लैम डाइड ऑन, यानी चार्ल्स लैम की मृत्यु कब हुई? 10 फरवरी 1774, 27 दिसंबर 1834, 25 जून 1754 या फिर 16 दिसंबर 1866। तो चार्ल्स लैम की मृत्यु 27 दिसंबर 1834 को हुई। नेक्स्ट है लैम इज़ नोन एज, लैम को जाना जाता है, अच्छा ये क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस, वो यानी जो अंग्रेज़ी निबंधकार हैं उनका राजकुमार माना जाता है, तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है चार्ल्स लैम इज़ नोन, यानी चार्ल्स लैम को जाना जाता है फॉर हिज ऑब्जेक्टिव स्टाइल, ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल, एफोरिस्टिक स्टाइल या पैराटैक्टिक स्टाइल। तो देखिए आपको पता ही है कि ये अपने ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल के लिए जाना जाता है और एफोरिस्टिक स्टाइल वाले को भी ज़रूर याद रखिएगा, इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। एफोरिस्टिक स्टाइल वाला कौन है राइटर, याद आया कुछ? ये वो है बेकन, अभी उसका ऑफ स्टडीज़ आपने पढ़ा था, तो उसका जो स्टाइल है वो एफोरिस्टिक स्टाइल है और चार्ल्स लैम का स्टाइल ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल है। नेक्स्ट, द फेमस एसे ऑफ लैम ड्रीम चिल्ड्रन इज़ अ पॉलिटिकल एसे, हिस्टोरिकल एसे, पर्सनल एसे, रिलीजियस एसे। तो अब आपको पता ही है कि ये उसका पर्सनल एसे है, व्यक्तिगत निबंध है, तो आंसर सी। फिर है विच इमोशन, कौन सी भावना डोमिनेट्स, हावी रहती है द एसे निबंध ड्रीम चिल्ड्रन में? ह्यूमर है, पैथोस है, विट है या सटायर है? तो ह्यूमर भी है, विट भी है, सटायर भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग भावना है वो पैथोस है, यानी करुणा है, दया है। ड्रीम चिल्ड्रन इज़ अ मास्टरपीस ऑफ, ड्रीम चिल्ड्रन एक मतलब श्रेष्ठ कलाकृति है, श्रेष्ठ रचना है, मास्टरपीस मतलब कि श्रेष्ठ रचना को कहते हैं मास्टरपीस। तो ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल की या जॉनसनियन स्टाइल, ऑब्जेक्टिव स्टाइल या एफोरिस्टिक स्टाइल? तो ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल का है वो। इन ड्रीम चिल्ड्रन लैम ब्लेंड्स, ड्रीम चिल्ड्रन में लैम ब्लेंड माने मिक्स करना, मिला देता है फैक्ट, फिक्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसमें कुछ चीज़ें फैक्ट हैं यानी सच हैं और कुछ चीज़ें फिक्शन हैं यानी कि काल्पनिक है। तो ये जो ऑथर है चार्ल्स लैम, ये अपने एसेज में फैक्ट और फिक्शन दोनों को मिला देता है, कुछ चीज़ें उसमें काल्पनिक होती हैं, कुछ चीज़ें असली होती हैं, तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। वो ह्यूमर एंड पैथोस को भी मिला देता है, इसमें कुछ हंसी की बातें थी इस निबंध में और कुछ दुख की बातें थी, तो ह्यूमर एंड पैथोस को भी मिक्सअप कर देता है और फैक्ट एंड फिक्शन को भी मिक्सअप कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स लैम ब्लेंड्स, चार्ल्स लैम मिला देता है इन ड्रीम चिल्ड्रन, ड्रीम चिल्ड्रन में फिक्शन, ह्यूमर, पैथोस, बोथ बी एंड सी। तो वो ह्यूमर और पैथोस, क्योंकि फैक्ट और फिक्शन की तो पहले ही बात हो गई पिछले वाले क्वेश्चन में, और मैंने आपको बताया था ह्यूमर एंड पैथोस यानी हंसी मजाक को और करुणा को दोनों को मिला देता है, तो इसका आंसर होगा डी। फुल टाइटल ऑफ द एसे ड्रीम चिल्ड्रन, ड्रीम चिल्ड्रन एसे का फुल टाइटल आपको पता ही है, ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी है। नेक्स्ट है लैम्स एसे ड्रीम चिल्ड्रन, ये जो ड्रीम चिल्ड्रन एसे है वॉज पब्लिश्ड इन, ये कब प्रकाशित हुआ? 1820 में, 1821 में, 1822 में और 1823 में। अब मैंने आपको बताया था अभी जो क्वेश्चंस डिस्कस हुए थे उनमें एसेज ऑफ इलिया जो संग्रह था वो 1823 में पब्लिश हुआ
और इसी कलेक्शन में था ये जो ऐसे है ड्रीम चिल्ड्रन, एसेज ऑफ इलिया कलेक्शन में था। तो जब कलेक्शन 1823 में पब्लिश हुआ तो ये जो ड्रीम चिल्ड्रन है ये भी 1823 में पब्लिश हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा 1823। और जो दूसरा कलेक्शन था आपको उसका नाम याद ही होगा, लास्ट एसेज ऑफ इलिया, वो 1833 में पब्लिश हुआ। अब नेक्स्ट है लैम्स एसे, लैम का निबंध ड्रीम चिल्ड्रन वॉज पब्लिश्ड इन, किस में पब्लिश हुआ? तो आपको याद ही है कि एसेज ऑफ इलिया में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट, व्हेन डिड लैम्स सिस्टर, लैम की जो बहन है मैरी, किल देयर मदर इन अ फिट ऑफ इंसेनिटी, यानी पागलपन के दौरे में उनकी माँ को उसने कब मारा? तो ये वैसे तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इतनी सारी चीज़ें याद रखना, लेकिन एग्जामिनर क्या कह सकते हैं। इसको भी देख लीजिए क्वेश्चन को। 1794, 1795, 1796 और 1797। तो ये जो किया था मैरी ने, ये 1796 में किया था। इंसेनिटी मीन्स, इंसेनिटी का मतलब है मैडनेस, यूथहुड, रोमांस, सिंगिंग। तो इंसेनिटी का मतलब पागलपन होता है, तो आंसर हुआ ए, मैडनेस। हु चिल्ड्रन आर जॉन एंड एलिस, यानी किसके बच्चे हैं जॉन एंड एलिस एज ड्रीम चिल्ड्रन इन लैम्स एसे, लैम के एसे में, यानी वो काल्पनिक बच्चों के रूप में किसके बच्चे हैं? तो ब्रिजेट, मैरी, जेम्स इलिया या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें वो जो कल्पना करता है वो अपने बच्चे मानता है जेम्स इलिया उसको, उन बच्चों को, तो उसमें ड्रीम चिल्ड्रन के रूप में वो जेम्स इलिया के बच्चे हैं। नेक्स्ट, हु इज़ मैरी फील्ड ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन, यानी जो ड्रीम चिल्ड्रन निबंध है उसमें मैरी फील्ड कौन है? ड्रीम चिल्ड्रंस ग्रैंड मदर, ड्रीम चिल्ड्रंस ग्रेट ग्रैंड मदर, ड्रीम चिल्ड्रंस मदर, नन ऑफ दीज। तो जो ड्रीम चिल्ड्रन हैं उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर यानी परदादी हैं। द बैलेड द चिल्ड्रन इन द वुड अपीयर्स इन द बैचलर्स कंप्लेंट, कन्वेलिसेंट, द ड्रीम चिल्ड्रन, नन ऑफ दिस। तो ये जो बैलेड है, हालांकि उसमें बैलेड का सिर्फ जिक्र किया गया है, बैलेड कोई पूरी तो उसमें दी नहीं गई है, आपने पढ़ा है ऐसे, तो फिर भी हम इसका, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ड्रीम चिल्ड्रन है तो ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे में इसका जिक्र आता है। नेक्स्ट, द थीम ऑफ लैम्स एसे, लैम का जो निबंध है ड्रीम चिल्ड्रन, उसकी थीम यानी कि विषय वस्तु क्या है? रिग्रेट, लॉस, अनफुलफिल्ड जॉय, अनफुलफिल्ड होप या ऑल द एबव। तो उसमें रिग्रेट यानी अफसोस भी है, लॉस नुकसान भी है, अनफुलफिल्ड जॉय जो पूरा नहीं हो पाया आनंद वो भी है, अनफुलफिल्ड होप यानी जो उम्मीद है जो पूरी नहीं हो पाई वो भी है। तो ये ऑल द एबव इसका आंसर होगा। द नरेटर ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन इज़, तो ड्रीम चिल्ड्रन का नरेटर कौन है ये आप जानते ही हैं, दोबारा पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हम, आपको पता ही है कि जेम्स इलिया इसका नरेटर है। नेक्स्ट है हु वॉज एन एक्सपर्ट डांसर, कौन था एन एक्सपर्ट डांसर इन यूथ, युवावस्था में, इन द एसे ड्रीम चिल्ड्रन। तो मिसेस फील्ड, ब्रिजेट, एलिस या फिर जॉन। तो जो दादी हैं उनके बारे में कहा गया है कि वो एक एक्सपर्ट डांसर थी अपनी युवावस्था में, तो सही उत्तर है मिसेस फील्ड, उन्हीं का नाम तो है, दादी जी का नाम मिसेस फील्ड। हु वॉज लेम, कौन लंगड़ा था इन द एसे ड्रीम चिल्ड्रन, ड्रीम चिल्ड्रन जो एसे है उसमें लंगड़ा कौन था? अंकल जॉन, लैम, मिसेस फील्ड या एलिस। तो अंकल जॉन, उसी की टांग काट दी जाती है तो वही इसमें लंगड़ा है, तो हमारा आंसर हुआ ए। नेक्स्ट है लैम जॉइंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, 1792 में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन की। फिर है चार्ल्स लैम जॉइंड ईस्ट इंडिया हाउस, तो चार्ल्स लैम ने ईस्ट इंडिया हाउस को ज्वाइन किया एज अ कमांडर, अ क्लर्क एंड एडवाइज़र, एज अ काउंसिल। तो अब आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को या ईस्ट इंडिया हाउस को उसने किस रूप में ज्वाइन किया, किस पद पर था वो? तो वो एक क्लर्क के पद पर था, तो इसका उत्तर हुआ बी। नेक्स्ट है द ईस्ट इंडिया हाउस वॉज, ईस्ट इंडिया हाउस क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी था या फिर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, आइदर ऑफ द एबव, नाइदर ऑफ द एबव। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था, तो इसका सही उत्तर हुआ बी। नेम द गर्ल, उस लड़की का नाम बताइए, हुज नेम, जिसका नाम अकर्स आता है सेवरल टाइम्स, कई बार, इन ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी। ये जो निबंध है ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी, उसमें एक लड़की का नाम कई बार आता है, लूसी, लिली, एलिस या मैरी। तो इसमें एलिस नाम कई बार आता है।
तो सही उत्तर है सी। नेक्स्ट, चार्ल्स लैम्स सिस्टर अपीयर्स इन हिज एसे, यानी उसके निबंधों में चार्ल्स लैम्ब की जो बहन है वो किस नाम से दिखाई देती है? मैरी लैम्ब के नाम से, मैरी कॉम के नाम से, ब्रिजेट इलिया के नाम से, या फिर मिस मैरी के नाम से। तो इसमें चार्ल्स लैम्ब की बहन का जो नाम आता है वो ब्रिजेट इलिया आता है। तो सही उत्तर होगा सी। और अभी फिर से लगभग वही प्रश्न रिपीट कर दिया। हु इज़ लैम्ब सिस्टर, कौन है लैम्ब की बहन इन ड्रीम चिल्ड्रन? तो ब्रिजेट है, ब्रिजेट इलिया। फिर है द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बार्ट्रम। आपने पढ़ाई था कि जो एलिस के बच्चे हैं वो बार्ट्रम को क्या कहते हैं? फादर कहते हैं। तो इसका आंसर सी होगा। लैम्ब वॉज अ ब्लैंक स्पेस एसेइस्ट, क्लासिकल, रोमांटिक, नियो क्लासिकल या फिर स्यूडो क्लासिकल? तो चार्ल्स लैम्ब जो था वो एक रोमांटिक एसेइस्ट था। देखिए वो प्रश्न भी आ गया जो मैंने आपसे कहा था। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर वॉज अ जॉइंट वेंचर ऑफ। तो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जॉइंट वेंचर मतलब मिलकर लिखा गया था, मिलकर किया गया प्रयास था। किसका? हंट एंड ये ली दिया ना, तो वो ली हंट पूरा नाम है, ली का, ली हंट और हेजलेट इनका, लैम्ब एंड मैरी का, ब्राउनिंग एंड टेनिसन का, नन ऑफ दिस। तो ये मैंने आपको बताया चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी थी टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर वॉज पब्लिश्ड इन, ये बुक कब प्रकाशित हुई? 1806, 1807, 1809 या 1810? तो ये जो बुक है 1807 में पब्लिश हुई। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस चार्ल्स लैम्ब पर। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।